इंडिया को अगले 2-3 सालों में लाखों एआई स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए होंगे, लेकिन आज भी सिर्फ 10% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कॉलेज के बाद जॉब रेडी डायरेक्टली होते हैं। तो सवाल यह है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सिस्टम में या स्टूडेंट्स के अप्रोच में? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई स्टूडेंट अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या डिफरेंट कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर दिव्या बरदरिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एआई एजुकेशन और रियल करियर रेडीनेस के बीच के गैप की। और इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ हैं एक ऐसे एआई एक्सपर्ट जो एआई को सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि रोज यूज करते हैं रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। प्लीज वेलकम मिस्टर अम्बरीश के श्रीवास्तवा, हु इज द सीनियर कंसल्टेंट जनरेटिव एआई इन वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कंपनीज। हाय अम्बरीश, आप लार्ज आईटी कंपनीज में जनरेटिव एआई पर काम कर रहे हो, तो हम आपसे पूछना चाहते थे कि आपका एक नॉर्मल डे कैसा होता है? एक्चुअली एक जनरेटिव एआई कंसल्टेंट करता क्या है? अब जैसे आप कह रही हैं जनरेटिव एआई, तो जनरेटिव एआई का अगर बेसिक आप पर्पस देखेंगे तो इट क्रिएट्स कंटेंट, लेकिन अभी जनरेटिव एआई उससे एक स्टेप आगे चला गया। इट कैन परफॉर्म एक्शंस आल्सो। सो इन जनरल व्हेन वी वर्क ऑन सर्टेन एरिया, we look at the current processes and then we look at how we can reimagine the process from AI perspective, from digitization perspective, and it required to collect lot of data and lot of workflow where you have to put in the control from AI point of view. So it requires a lot of work when you start working on any engagement or on a project, where you have to look what are the as is process and where are the data which is getting aggregated where you can take the decisions. So is all the मतलब वो जो points है आपके जहाँ पे data आ रहे हैं और decision making हो रही है, how you are going to reimagine the process so agent from a generative AI can take their role and can perform the action in an autonomous manner. So it is all about reimagining the process. It's all about reimagining the process in a way you can eliminating the human involvement where the repeated work is there. Right. So that is the main challenge in terms of. तो एआई में आपका इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? कोई एक ऐसा मोमेंट या टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि यही फ्यूचर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन इफ यू लुक एट द वे द एआई वाज कमिंग इनटू द प्रैक्टिस, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एआई वेयर योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, where you have a lot of opportunity to do the prediction from the history data. And in our industry, you have a lot of use cases where you have to look at the history and predict how to remove the bottleneck within the process. So that is where when I saw this is a kind of a way to do the work and have worked on certain model. For example, we did some problem of classification, right? Whether it's a kind of a right decision we are taking it or not using certain algorithm. So that is where I saw this is the trend which is coming in and which is going to reshape the industry as such. And then further on, when we see that generative AI came on and then GPT 3.5, where you have a lot of opportunity to generate the content, where I saw, it's a kind of a thing which is going to reshape again your career also. So I took that opportunity and start working in that area. So that is the moment I took to rebuild myself or to reimagine my career in AI so side. You are living with your interest and passion now. Yeah. Right, great. चलिए अब सीधा उस टॉपिक पर आते हैं जिसे जनरली लोग अवॉइड करते हैं, रियल प्रॉब्लम। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, टेक इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या सच में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में है या सिस्टम में कहीं गैप है? अम्बरीश, बाहर से देखने में लगता है कि एआई बूम चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो कैंडिडेट कैसा दिखता है आपको? अगर आप क्लियरली बोलना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स में क्या एग्जैक्टली मिसिंग है, स्किल्स के लेवल पर नहीं, ओवरऑल रेडीनेस के लेवल पर? तो ये बेसिकली बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है व्हेन यू से ओवरऑल रेडीनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज everything comes from when you're talking about the student from the first year to fourth year, they go through the curriculum. अब उस curriculum में जो AI relevant चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आती नहीं हैं, right?
और फिर जब बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं, दे सी ऑल अराउंड की AI प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप एंड दोस काइंड ऑफ AI, और वो एक्चुअली उनके सिस्टम में वो चीज़ उनको मिलता नहीं है, और इससे जो एक AI माइंडसेट है वो डेवलप नहीं हो पाता है। Right. तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आती है वो अगर बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही उनमें ये भावनाएं डाली जाएं कि जो AI है वो एक्चुअली है क्या, उसका वेरी हाई लेवल एप्लीकेशन कैसे होता है, देन स्लोली एंड स्लोली दे कैन स्टार्ट ग्रेस्पिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ advancement in AI, and then they can feel more confidence about it. So it's more about, you know, how we are changing our own curriculum and education system and making student aware of AI rather than checking the AI readiness and other stuff. So it's all about the mindset, right? It's all about the mindset from both the side, from the student side and from the education institution point of view also. Because we have to work together. Yeah, absolutely. And if we are the giver, then the receiver has to be ready. Absolutely. It's both the way. Right. एक टाइम पर माइंडसेट था कि बीटेक कर लो और जॉब मिल जाएगी। आज वो रियलिटी चेंज हो चुकी है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग टेस्ट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल राउंड में आते आते वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने जो देखा है कि बिहेवियर लेवल पे या माइंडसेट के लेवल पे वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स में मिसिंग रह जाती हैं, उसको कैसे हम लोग काम कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि कोडिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल राउंड में they are not able to perform to the expectation what the industry is looking for. देखिए, कोडिंग राउंड क्लियर करना इज मोर अबाउट कि आपने जो सीखा है, जो आपने एजुकेशन में अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी है, जो आपने कोडिंग स्टाइल सीखी, कोडिंग प्रैक्टिस करी, उसमें आपने कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया. इट्स जस्ट अबाउट पासिंग द एग्जामिनेशन. सो द वे वी डू द एग्जाम, वी get into the questions, we read what the possible, and then but finally when it comes to the application की जो आपने जो कोडिंग करी है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेगी. Right. फिर आज के जो टाइम में जो कोडिंग आपकी जो AI जनरेट कर दे रही है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे, और जो AI जनरेट कर रहा है कोड उसमें कैसे जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वो उसको आप अपने क्यूरियोसिटी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से कैसे इम्प्रूव करेंगे. वो चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ी सी जब वो स्टूडेंट जब फाइनल सिलेक्शन में जाता है तो वो कवर नहीं हो पाती हैं. तो वो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, कोडिंग का रीजनिंग का तो कर ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है वो सामने नहीं आ पा रही हैं. Right. मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल रीज़न व्हाई द स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड. आई थिंक मैं भी बहुत सारी कंपनी से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, तो मुझे एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं हैं. दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट देयर ओन लेवल्स. जैसे आपने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, एग्जीक्यूशन का पार्ट है, वहाँ पर बच्चे शायद वो लॉजिक जो अप्लाई करें उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर यूजिंग ChatGPT एंड दे आर अलाउड टू यूज दैट. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, प्रेजेंटेशन पार्ट, परहैप्स दे आर मिसिंग. तो अब इसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कंपनीज डायरेक्टली नहीं बता पाती, बट हम लोग उनको एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, एज अ ट्रेनर हम उनको बता पाएँ. एब्सोल्युटली. आपने फिर देखिए, आपने जो पॉइंट रखा है कि ChatGPT का यूज़ करते हैं. देखिए, आप बच्चों को ChatGPT या कोई भी जनरेटिव AI मॉडल, चाहे जेमिनी हो, चाहे ग्रॉक हो, चाहे कोई दूसरे मॉडल है, वो मतलब वी हैव टू इनकरेज स्टूडेंट टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल. एंड इट डजंट stop you to do the critical thinking. That is a bad kind of approach if somebody is saying that. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आप उससे सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उस सोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे ले रहे हैं. राइट. इज यू नो द कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग. करेक्ट. तो आस्किंग द क्वेश्चन and getting the answer of it, it is okay. But if you are not analyzing ki what answer I am getting, what the basic premise and fundamental behind the answer, there you are lacking your skill. And that is where the role of teachers and education institutes comes into. When you have given certain assignment, it's not about checking the assignment and giving A or A plus on that, right? It's more about asking how you got this answer, right. What are the basic reasoning that you have applied, and how further it can be improved. So that a kind of a feedback loop. So you're asking the question to ChatGPT, it is giving you the answer, it is going to the teacher for the evaluation or assessment. Then the teacher and student conversation should take place. Conversation is very important. And then teacher should apply their knowledge to check how effectively student has used
chat GPT to solve the problem. I think a lot So- of effort is required here. And that is Yeah. where the mindset change is, right? So Mindset because teacher are saying, oh, don't use the chat GPT. It's not, It's don't not use it. about, yeah. How to use it effectively. So Yes. when chat GPT is giving you the solution, is that solution is helping you to improve upon your fundamentals. It's giving Yeah. you the different dimensions of the problem statement. Is helping you to see the things differently. This is Right. where the teacher and student conversation should take place. I think that is what students- my opinion is. Correct. Very rightly said. I think the students who are listening to us, they are able to understand that, because this is the major problem that the students sometimes they ask, what is the problem? Where did I fail? So they must know and understand that you are allowed to copy the codes, but what is behind that? What is are the behind that? fundamentals? That is that. Otherwise, you are not going to learn, right? So Correct. it's not simply copy and paste. That is what we have discussed earlier on also. Right. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीयर 1 और टीयर 3 कॉलेजेस के बीच में जो गैप है, वो एक्चुअली आपको क्या लगता है, वो स्किल गैप है या एक्सपोजर का गैप है? और एक और इसी से कंटिन्यूएशन में मैं पूछूंगी कि अगर कोई टीयर 3 स्टूडेंट मेरे ख्याल से सुन भी रहे होंगे, तो रियलिस्टिकली वो क्या कर सकता है जिससे कि वो अपने आप को कॉम्पीट करने लायक बना सके? देखिए, टीयर 1 और टीयर 3 का जो है ये इट्स अ माइंडसेट गैप, right? So when you're talking about tier 1 college, they come to tier 1 college after qualifying certain exam, right? And the tier 3 college, they're also a qualification criteria, but different than the tier 1 college. Right. So it's more about when you're going to tier 1 college, you have certain confidence in you. Ki you have qualified certain exam, you're going to this institution and you come with that brand name of IIT or NIT or whatever. The moment you come to tier 3, you lack that kind of a confidence. You always have that ki I am in some college where I have to learn a lot and where to improve upon from my basics, fundamental, or maybe there are certain issues with the student also, right? Right. So if you talk about in terms of the mental capability or talent point of view, so there is no gap. So it's all about nurturing the skill. So maybe the tier 1 colleges need less effort to nurture the skill, because we cannot deny the fact that IIT's got the We cannot deny that toughest fact. exam in globe. So people are qualifying the IIT means something. So it's more about how you are putting the effort in tier 3 college to make the student confident about themselves from day one, right? Right. And giving them the same kind of opportunity and possibility what tier 1 colleges have, right? So it's more about a kind of a mindset thing, where tier 1 college and tier 3 college, when they're coming and shaking hand, they should feel there are no gap actually, There is no right? And this is what we are seeing in current generation. Correct. So it's more about thinking that, okay, you have qualified the IIT, I have not qualified the IIT, but rest is, at the end we are okay, At the right? end, we are okay. We So have the students' potential also. yeah. So that is how we should be looking at that thing, right? So I don't think that there is a ability gap as such. It's all about the perspective. Right. So how we are going to see the things at the tier 3 college, and then making them feel that, okay, look, what they have the opportunity, you have same opportunity here. Right. So in order to grab those opportunity, these are the XYZ things you have to do. And you have to do it more rigorously, because there are certain things you have to do it in a much more focused manner. So how the focus, dedication and commitment you're going to bring in to tier 3 college student, that is where the responsibility of the education institutions lies with. I completely agree with you, because here in our colleges, like we also represent tier 2, tier 3 colleges, we have to put a lot of efforts, extra efforts, Correct. राइट. सो स्टूडेंट्स जो आप अभी सुन रहे हैं, आपको समझना होगा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई करना होगा. आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल विच द अदर कॉलेज स्टूडेंट्स हैव. और कंपैरिजन ना करते हुए अगर हम अपने वर्क पर फोकस करें, हम अपनी अपस्किलिंग पर फोकस करें, तो परहैप्स वी कैन शेक हैंड्स टुगेदर. और आपने जो बोला उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो हम लोग इंटरनेट एरा में जी रहे हैं, कोई भी कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं है. करेक्ट. तो जो मान लीजिए कि जो टियर 1 कॉलेज के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर या किताबों का, रिसोर्सेज का एक्सेस है, सेम एक्सेस यू है. Exactly. So there is no isn't any gap. Earlier in our time, there was a kind of a gap when you don't have the access to the books, references and those kind of stuff. But now it is not there. Right. It's just a button click, you can get all the resources. So it's more about have the confidence, feel that you have the equal opportunity, but you have to put more hard work to get that. Right. So they have the brand
kind of a benefit or advantage. You don't have the brand or benefit advantage that you have to take from your hard work. फ्रॉम योर हार्ड वर्क। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को क्वाइटली चेंज कर रहा है, जेनरेटिव एआई, क्लॉड, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ये सब टूल्स नहीं रह गए, ये डिसाइड कर रहे हैं कि काम कैसे होगा, कौन रिलेवेंट होगा। तो अमरीश, आप इस स्पेस में डेली काम कर रहे हैं, तो हाइप को साइड में रखते हैं और हम आपसे सीधा समझते हैं कि रियलिटी क्या है। देखिए, आप जब ये कह रही हैं कि जनरेटिव एआई, ये डिफरेंट एनेबलर्स मेरे लैंग्वेज में दे आर डिफरेंट एनेबलर्स। तो वन ऑफ द क्लाउड है, जेमिनाई है, ओपन एआई है, व्हाट दे गिव यू द प्लेटफॉर्म to work on. Right. So it's basically how we are using that platform. So one is that you are simply using it to get the answer. If you have certain question, if you have certain problem statement, how it can be solved. So that kind of an answer you will get. The other is that are you using that platform to build your own solution? Because this platform provide you plethora of resources to create your own applications, to create your own solutions. So it is very, very relevant to see, because the cloud is doing a lot of disruption. Like if you look at the latest launch of cloud, the Cloud Mythos, which has given a new perspective to cyber security. अब cyber security आपको करनी है, समझनी है, तो आप Mythos से पूछें और वो ऐसे तरीके से आपको हर solutions का बताएगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके ऊपर आप क्लाउड को यूज़ करके कैसे आप अपना सोल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए, एआई में जब हम लोग करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो एआई का एप्लीकेशन, कि जो एआई के मॉडल्स हैं, जो एआई के जो क्लाउड प्लेटफॉर्म, उनको यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, कि नया ई कॉमर्स सोल्यूशन बना रहे हैं, वेयर यू हैव पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन यूजिंग सर्टन एआई मॉडल्स। फिर दूसरा ये है कि क्या आप अपना रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं, आर यू क्रिएटिंग एनी न्यू एल्गोरिथम बाय योरसेल्फ which has lot more accuracy than the existing algorithm. So how we are improving or creating a new existing algorithm or creating a new algorithm which has got lot of requirement in the market. So if you look at the Google or Meta, right, or Apple, so they focuses on the skill how you are looking at the existing thing, not from the application point of view, but the deficiency point of view. Or creating a new algorithm altogether which can help to provide all different kind of solutions where you need a 1 second to get the response, how you can get it in 0.1 millisecond. So this is where we have to see, is not about we are using it, we are also changing the game in that side as well. As a layman, if I ask you, is there any preference of using one tool over the other? There is no preference, right? Because most of the things are available in public domain. So if you wanted to use a chat GPT, you wanted to use a Gemini, you wanted to use a Claude, or you want a Perplexity or whatever, it is available. वो सब चीज़ें public domain पे available हैं, और मतलब एक स्टूडेंट लेवल पे इनकी कैपेबिलिटी लगभग बराबर ही है। तो आपको क्या यूज़ करना है, आप एक डिसाइड कीजिए, और उस डिसाइड, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि क्लाउड बहुत अच्छा चल रहा है तो हम इसे क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। अब क्लाउड में प्लेटफॉर्म में जाके उसके अंदर आप वर्कफ्लो कैसे जनरेट करेंगे, cloud.md का कैसे यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एक सोल्यूशन एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि आप एक सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं उससे निकाल रहे हैं, बल्कि उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक एप्लीकेशन उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बना रहे हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है और उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप एप्लीकेशन भी बना रहे हैं। तो विच इज़ गिविंग अ डिफरेंट डायमेंशंस टू योर रोल and the uses of these platforms. So all, in my opinion, until unless you are very focused on a very strategic or mission critical kind of application, every application have lot of good features. Actually, AI tools के भी इतने options आ गए हैं, तो you have to have that knowledge in order to keep yourself focused on one over the other. But all, if you talk about from a student point of view, it is all inclusive. It is all inclusive, right. अच्छा, जैसे Infosys, TCS, Wipro या अदर IT इंडस्ट्रीज में AI का रियल यूज केस क्या हो सकता है? एक आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? There are multiple, because we work with customer only. Suppose you are a retail customer, right? So suppose you are a Big Basket, for example, and you wanted to create a new application where you wanted to understand the user experience. So how are you going to understand the user experience? It's more about looking at the feedback, and whatever the feedback the
consumer is putting on your platform or other social media platform, and understanding the sentiment behind it, right? So and then once you got the sentiment behind it, then how you are using that sentiment to improve upon the application. Suppose you have to do the 10-minute delivery, right? But mostly if it is not possible to do 10-minute delivery and if it is impacting the user experience, so are you making the consumer aware of 10-minute delivery is not possible because of this, right? Or you're improving upon your own application processes where order delivery can be done in a faster way. For example, there is a concept of last mile delivery. So you have the distribution center locally looking at your consumer cluster and those kind of stuff. So there are a lot of ways to look into it. So what AI helps you to look at the data and generate insight from there, and how you're going to use that insight to develop the application and improve upon the customer experiences. Because always remember, there are 3 E's that we consider in your experience, which is your customer experience. Your efficiency is more about how quickly you can create the job, and your edge. So how you are doing the things differently, but other competition cannot be able to do it, right? So be it TCS, be it Infosys, be it Wipro, and be it XYZ. So if you are not aware of what edge we have on top of other and how we can bring that edge to improve on our efficiency and improve on the customer experience, then it's not going to help. So that is how AI is going to give you a lot of perspective. Very nicely explained. Experience, efficiency, and edge. So I hope the students are able to understand the user case and then the practical example that he has given. And I think it is going to help us a lot. अमरीश, आप GPT-4, Gemini, Claude जैसे मॉडल्स के साथ काम कर रहे हो, तो एक बीटेक स्टूडेंट को इन मॉडल्स के बारे में बेसिक लेवल पर क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या समझना ज़रूरी है? नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जानकारी होनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मॉडल कैसे बनता है और उसके पीछे क्या आर्किटेक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द मॉडल, यू शुड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ दैट मॉडल. फॉर एग्जांपल, यू टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, योर अटेंशन मैकेनिज्म. बिकॉज ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप मॉडल पे काम करते हैं तो बहुत से आउटपुट आपको मिलेंगे जो बायस्ड होंगे. करेक्ट. और उस हेलुसिनेटेड इफेक्ट भी आप देखेंगे उसको. तो कैसे आप उसको बायसनेस को, हेलुसिनेशन को, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करेंगे. तो क्या ग्राउंडिंग टेक्निक है, जैसे हम लोग एक टेक्निक बोलते हैं RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. तो वो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को कैसे यूज करेंगे और वो कैसे हेल्प करेगा जो हेलुसिनेशंस है, बायसनेस है, उसको इम्प्रूव करने में. तो इस तरह की जो बेसिक जानकारियां हैं वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में ही दे देनी चाहिए. कि एक जब आपने एक टोकन दिया, टोकन का मतलब एक आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा उसमें जो वर्ड है, उस वर्ड को जो टोकन में कन्वर्ट हुआ वो किस एम्बेडिंग टेक्निक से वो टोकन गया, कैसे वो पोजिशनल इंकोडिंग हुई, कैसे वो अटेंशन मैकेनिज्म में गया, किस प्रोसेस से जो नेक्स्ट टोकन जनरेट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड हुई. तो ये सब समझाना स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अगर अपना मॉडल भी कोई छोटा मोटा बनाना चाहें तो वो आर्किटेक्चर की जानकारी रहेगी और उससे वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. सो आई बिलीव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दिस फंडामेंटल नॉलेज टू स्टूडेंट इवन इन द first year, maybe in the second semester of the first year, but they should learn it from their heart, and they should try to see how a very small model they can also create from there. Then they should understand, then only the next level of application will come in. You talked about prompt. So prompt engineering का नाम बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है. Simple language में ये actually है क्या? Because ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या इसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए समझना, या अभी से फोकस करना चाहिए? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही है जो आप अभी हमसे कर रही हैं. ठीक है, आप हमसे क्या कर रही हैं? क्वेश्चन कर रही हैं. ठीक है, और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. तो अगर आप क्वेश्चन मेरे से क्लियरली आस्क करेंगी तो मेरे लिए आंसर करना उतना आसान होगा, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वेरी, इन अ लेमैन लैंग्वेज, इज टू आस्किंग द राइट question to the GPT. When I say GPT, it can be anyone. Your OpenAI, you can Gemini, you can be Grok, it can be Perplexity, anyone. So it's very important. अब ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडल जब ट्रेंड होते हैं तो एक जनरलाइज डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं. तो ये मॉडल के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कल का वेदर कैसे होगा, और एक क्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, एक जो प्रेशर कुकर होता है उसमें प्रेशर कैसे आता है. ये मतलब एक
हाउस होल्ड चीज से लेके एक साइंटिफिक चीजें जहाँ पे रॉकेट डिजाइन होते हैं कि कैसे रॉकेट का सिमुलेशन होता है, कैसे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज काम करते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली प्रॉम्प्ट नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं रॉकेट का और आपको जवाब मिले हाउस होल्ड का। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी कला है और एक डेडिकेटेड रोल क्रिएट हो रहा है हर इंडस्ट्री में, उसे कॉल कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो ये होता है कि आप उसको, जो आप बॉट से, जो मशीन से बात कर रहे हैं, उसको इतना इफेक्टिवली उसको बता रहे हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है और आपको इस प्रॉब्लम स्टेट में रहते हुए ये रोल आपको करना है और इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्स्ट को समझ के आंसर करना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली नीड 3 थिंग्स। First, you have to define the role to the bot. For example, you wanted to know anything about astronomy. Then you can say, you, Mr. Co-pilot or Madam Co-pilot, you are the best astronomer in the world. So you are giving the role. You have all the knowledge what the astronomer need. Then you are asking the question, if I have to land my rocket on a certain planet, what should I be looking for to design the rocket? So this is the context you are giving in the problem statement. Then you are giving the expectations, because I have to design a third year project for rocket propulsion, where I need a certain elements that have to put it in my project. So you give me your answer in a structural way so I can use it in my project. So you're defining the role, you're defining the context, basically context or instruction, and then you're giving the expectation, the output, what you are expecting from the your GPT or different type of a model. So your role, it's again, I'm just repeating myself so the student can get benefit of it. जब भी आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछें तो सबसे पहले उसको एक रोल असाइन कर दें, फिर उसका अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट दें, और फिर आउटपुट में आप क्या देखना चाह रहे हैं उस चीज़ को एकदम क्लियरली बताएं। अगर आप ये ऐसा फॉलो करने लगेंगे तो आप देखेंगे 90% ऑफ योर टाइम और 90% ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, यू आर गेटिंग द आंसर, द एक्सपेक्टेड आंसर। एक इंस्टेंट थॉट आ रहा है या क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एआई स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हो तो भी जनरेटिव एआई का कितना अंडरस्टैंडिंग होना आज मस्ट हैव बन चुका है? देखिए, ये जनरेटिव एआई अब आपके लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप टीवी में ऐड देखें तो हर ऐड में आता है कि हाउ जेमिनाई कैन बी यूजफुल, कि मेरे पास 2 एग प्लांट हैं और मेरे को पास्ता बनाना है, because that is what my kid is asking, how can I make a pasta from there, right? So it's not a scientific study, it's not a, so every information that you need is available in a box, right? So आप इसको चाहें वो AI को लेकर आप कैरियर कर रहे हैं या AI को लेकर कैरियर नहीं कर रहे हैं, AI आपके काम में आ चुका है, it's a part of your life. Or you cannot take it out. If you wanted to remain updated what it is going on, and if you wanted to do your job in an efficient manner, you have to use it. There is no option over here. अमरीश, अभी इंडियन कंपनीज में जनरेटिव एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है और कौन से यूज़ केसेस आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता होने चाहिए? अब फिर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम जनरेटिव एआई यूज़ करें। तो अगर फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो देर आर डिफरेंट वर्टिकल्स इन द इंडस्ट्री। टेक एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर। तो देखिए, हेल्थ केयर में आजकल बहुत ज़्यादा जनरेटिव एआई और एआई का यूज़ हो रहा है। जितने मेडिकल आपकी इमेजेस हैं उनकी डायग्नोसिस को लेके, फिर आपकी जो टेलीमेडिसिन है उसको लेके, फिर रिकमेंडेशन सिस्टम को लेके बहुत काम हो रहा है। दूसरा बहुत काम हो रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो रोबोटिक सिस्टम आ रहे हैं, जो ऑटोमेटेड, और जब हम लोग ऑटोनोमस एजेंट की बात कर रहे हैं, जो आपके बेल्ट कन्वेयर को जो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोनोमस मैन्युफैक्चरिंग का एक कंसेप्ट आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं डार्क फैक्ट्री। डार्क फैक्ट्री का मतलब ये हुआ कि आपने सारी लाइटें आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग की बंद कर दी, एंड यू हैव लेफ्ट all the machine on its own, and they are working on its own and generating the output from there. फिर तीसरा जो आप रिटेल के, जैसे आप बहुत ज़्यादा बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, Amazon or any other app, so you're seeing that every second they are giving you a new personalized recommendation. They are launching new product, they are doing a lot of integration from supply chain, and they are making supply chain very, very easy.
क्योंकि अगर हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो दो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ऑर्डर टू प्रॉमिस, फिर एक अवेलेबल टू प्रॉमिस। तो ये चीज़ें जो जनरेटिव एआई से आसानी से हो जा रही हैं क्योंकि हमारे पास डेटा काफ़ी अवेलेबल हो रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर कस्टमर सपोर्ट का देखिए तो जहाँ जहाँ अगर आप जनरेटिव एआई का मैक्सिमम डिसरप्शन देख रहे हैं तो वो कस्टमर सपोर्ट पे आता है। कि जो सेल्फ बॉट असिस्टेंट जो हैं, जो आपने क्वेश्चन किया उन्होंने वॉइस में रिफ्लेक्ट कर दिया। सो नाउ यू डोंट नीड अ ह्यूमन टू असिस्ट द कस्टमर ऑन answering their queries and clarification. So that is another use case. So there are a lot of use cases which are coming in, and if you can take whatever looking at the infrastructure in the institution, जो मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है which is more tuned to manufacturing side. So you can take certain use cases from manufacturing. Otherwise, you can take generalized use cases from retail domain, or you can have healthcare domain also. So a lot of things are available. Healthcare is also promising. So wherever you feel where a student can come and learn from basic fundamental use cases to begin with, and later on they can get into an advanced level and those stuff. So that is how I believe it should give them the starting point. So you see, जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ करने पे से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है, तो कस्टमर सपोर्ट का है। तो उनको एक ऐसे बॉट बनाने का काम दें जो एक कस्टमर सपोर्ट का काम करे। सो दे विल लर्न द बेसिक कन्वर्सेशंस कि हाउ बॉट कैन प्रोवाइड द आंसर टू बेसिक व्हाटएवर द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम योर कस्टमर क्यूरी पॉइंट ऑफ व्यू। देन हेल्थ केयर का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की एक जो एक्सरे है, इज इट disease free x-ray or is it indicating certain disease kind of some classification. So those level of things we can come up, but these are the industry vertical where we are seeing many parts where generative AI or agentic AI coming in and disrupting a lot of things. Nicely explained. So चलिए इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सपोज मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे समझना है मुझे एक्चुअली क्या करना है। सो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ईयर वाइज जर्नी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट एक्साइटेड भी होता है और कम्प्लीटली लॉस्ट भी होता है। तो अगर आपको सिर्फ एक हैबिट पिक करनी है जो हर स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में बिल्ड करनी चाहिए, तो वो क्या होगी? ये बहुत ही टिपिकल सवाल है कि जब एक स्टूडेंट 12th पास करके फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो व्हाट इज द वन हैबिट student can pick it up? I believe if you're looking at the current technology trend, what it is going on, so मेरे ख्याल से सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर ये आना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रेंड है। अगर उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग 5G से 6G पे जा रहे हैं, या IoT का कुछ नया प्रोटोकॉल आ रहा है, या AI के कुछ नए मॉडल्स आ गए हैं, तो वो उन चीज़ों में इतना अपना आगे चल के एक्साइटमेंट नहीं दिखा पाएगा और थोड़ा सा लॉस्ट भी होता है। तो इट्स मोर अबाउट गिविंग देम द डायरेक्शन वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग and how the technology is catching up with that part, or rather the reverse way also, where the technology is going and how industry is catching up that part. तो उससे ये, और दूसरा ये है कि जो हमें फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा आदत डालनी चाहिए कि AI फर्स्ट माइंडसेट। क्यों, अगर स्टूडेंट ने पहले साल से ही AI के टूल्स को यूज़ करना सीख लिया, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सीख ली, और जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जो कॉपी पेस्ट वाला अप्रोच छोड़ के कि हमने क्वेश्चन पूछा, हमें आंसर मिला, हमने देखा वो आंसर हमें क्यों मिला, तो उस आंसर की एनालिसिस करना सीख लिया। तो इट्स मोर अबाउट डेवलपिंग द एनालिटिकल ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट। सो इफ वी कैन, student can see the data in a different dimension and can dissect it to take certain fundamental information, that is also good, because that kind of a knowledge or skill can be inculcated further in second year or third year. But if you have that kind of a curiosity getting open from very first year, then you're never gonna lost, right? So you will always have the clarity on that part. आपने अभी बताया, बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हम लोगों को एक हैबिट अगर पिक करनी है तो वो ये कि सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी का ट्रेंड समझें। अब उसके बावजूद AI सीखें या बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, ये भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में बहुत होता है। तो हमें क्या चूज करना चाहिए? यहीं पे हम कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। Exactly. AI सीखें या बेसिक सीखें, दोनों चीज़ सेम चीज़ है।
हाँ AI आपको बेसिक सीखने में Basic. हेल्प करेगी. करेक्ट. तो आप AI का तो मतलब ये है कि when you are going to use AI, whatever the things coming to your mind, AI is going to help you to understand the things basics, in fundamentals. much better way. Better. So be it basic, be it advanced, but at a first year level, the way we should be, encouraging the student to use AI is to understand the basics things. Understood. So as a teacher, if you're going to class and you're telling ki these are the basic object-oriented programming techniques, right? Mm-hmm. But how this object-oriented programming technique Mm-hmm. have certain basic more element, this is how AI is going to help you to understand, simulate certain kind of example using the AI tool. So it will help them first to use the AI tool. The second is they can understand AI is a very good learning tool because it is going to help them to understand the concept not in a theoretical way, but in a practical and visual way also. So what do you mean to say here is that they can start focusing on AI as well, right from the first year? Absolutely, because AI don't Is not- see AI as a separate thing, right? Separate thing. AI is something that, for example, I'm just giving a very normal example कि आप जब भी खाना बनाते हैं तो मसाला बहुत डालें लेकिन नमक तो डालना ही पड़ता, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा. तो AI is something like that. तो आपको AI तो मतलब डोंट सी कि ये AI हो गया, ये बेसिक हो गया. भाई हम AI का यूज कर रहे हैं कि हमने बेसिक समझना है और उस बेसिक को हम कायदे से कैसे समझें. तो AI is our tutor, AI is our buddy, AI is our best friend, and AI is going to help us. So this is how you should be lifting the AI, not two different entity, but enabler to help the student to gain more and more knowledge and information to understand basics. राइट. इसी के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन है, जैसे पाइथन या C++, DSA या प्रोजेक्ट्स, एक फ्रेशर ओवरथिंक करने लगता है. अगर ऐसा कर रहा है वो, तो आप उसे क्या सिंपल रूल दोगे जिससे वो डिसाइड कर सके कि कहाँ स्टार्ट करे? Okay. Yeah, Again, this is also a common question coming. And in my opinion, first year we should not be getting into this, right? Okay. Or at least in the first semester of the first semester is all about to make a student curious about Curiosity. what it is going on all across in your ecosystem. It should come in the second year. It should come in a second year kind of a thing, and then because when you're talking about AI. Mostly it's a Python, right? Mm-hmm. When you're creating a model, mostly it is Python. When you're creating a front end, mostly some other technology like React.js and those kind of stuff. So when you wanted to teach the student C++, then C++ is more about understanding the basic concept of programming language, not beyond that. So don't encourage, I'm just quoting it, and maybe because there's a lot of good usage of C++ also. Right. But don't encourage the student to take C++ as a kind of a language they can learn and continue in those. So they can learn to understand the basic concept of programming, and that concept they can apply the language which is much easy to learn like Python. Right. That is how it has to be. And DSA is important because without that you will not be able to understand how the data structure and algorithm works. So DSA they should focus on. अमरीश, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड ईयर में आते आते सबसे बड़ा जो प्रेशर स्टूडेंट्स पर होता है वो डिसाइड करना कि किस फील्ड में जाना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक, डेटा साइंस. तो अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है तो वो कैसे डिसाइड करे कि उसके लिए क्या सही है? कोई ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हो जो वो फॉलो कर सके? मैं एक एग्जांपल भी दूंगी, तब आप ज़रूर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा. रिसेंटली किसी कंपनी ने हायरिंग की हमारे यहाँ, तो उन्होंने 2 टेक्नोलॉजीज़ ऑफर की, सेल्सफोर्स एंड .NET फुल स्टैक. नाउ इट इज़ .NET फुल स्टैक जो हमारे बच्चों ने कभी पढ़ी नहीं, इवन सेल्सफोर्स, बट दे वर सपोज टू गेट द ट्रेनिंग उन्होंने 2-3 महीने में. तो जो बच्चा पहले कुछ और पढ़ रहा था, जिसका स्पेशलाइजेशन कुछ और था, मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अब उसको इस टेक्नोलॉजी को चूज़ करके बिकॉज ही और शी हैज़ टू अपीयर फॉर दैट, वो करना पड़ा. तो अभी चेंज भी हो रही टेक्नोलॉजीज़, तो कैसे बच्चा डिसाइड करे सेकेंड ईयर में एटलीस्ट अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए? Right. So again, it's a very pertinent question because that kind of a confusion is going to come because of the different terminology, right? When you're talking about full stack, is more about you should know AI. When I say AI, when you should know UI, how to develop a UI, how to work on a middleware, how to work on a backend kind of a stuff. So it's more of a full stack is more about your application development, right? So when you're going to create any application development, you need these kind of a skill.
So you should create a good UI. You should have a concrete middleware in place to pass the data or take the data back to UI to database and database to UI and those kind of stuff. So full stack is something you should be knowing it, right? And what we said it earlier, AI and ML, and specifically the AI part of it, right? So it's not different, right? So it is going to help you to be a better full stack developer. Right. So don't think of AI as a different skill, right? AI Now is the we are skill which is better going to help you to be a better on that part. Coming to data science, right? So machine learning and data science are same. So when you talk about data science, there are 2-3 aspects. So one is data engineering, which is more about creating the data and making the data ready for my machine learning model. So which is very, very important, because that requirement is going to be there always, irrespective of how much AI is going to mature, because you need a data to train your model, and you need a right quality of data also. So which is there. And when you talk about cyber security, these are the specialized field, right? And it's depend upon the interest of the individual student. Likewise, Salesforce also. Salesforce is again a kind of a CRM tool, and then but cybersecurity is something as a domain. Suppose you are very intrigued on a security side, so you're going to be very interested to learn cybersecurity, right? So cybersecurity, the market is good for cybersecurity, and there are a lot of scopes are going to come for cybersecurity, but is again dependent upon the individual interest. When you say Salesforce and some other application, .NET full stack, so that full stack is .NET we have covered. Salesforce is a specific skill. So it's basically, are you giving your student a specific skill which your recruiter is asking for, right? If your recruiter is asking for to have a certain level of skill on Salesforce or SAP system or some other ERP system or CRM system, then you have to plan it out in that way, right? But in order to get those things as a part of your curriculum, I don't think so. The Salesforce and those kind of stuff. It is not possible. It is possible, but that kind of a learning the student can get when they are doing the internship. During internship. So that, like a particular skill on how the SAP things work, how the Salesforce things do, and those kind of stuff. So it's an internship, but again, if you have the major recruiter coming, major recruiter is asking these kind of skill, so you can have that kind of a memorandum of understanding with those recruiter, and then you can have a specialized summer course or specialized, what is that? Heavy in IIT they call it heavy loaded course and those kind of stuff, and which can be a part of an additional credit to the. But if you are going to put this a kind of every student should go to Salesforce, and it will lose its importance. We asked the students to apply for the same, and then accordingly. So you have that kind of a elective for a summer course or in between the break and whatever you have. Students का question है कि क्या strategy या कोई तरीका है जिसके बेसिस पे हम अब समझ पाएं. You told us about the interest, individual interest, and then the technology or the trend. So likewise we have to blend that and then absolutely. And उस पे भी बहुत ज़्यादा depend करता है, right? कि कई student ऐसे होते हैं कि they wanted to go in a field of research. कई student होते हैं कि I have to target these men, like they wanted to go for what we call it, Meta, Apple, Microsoft, and those kind of organization. So depending upon their aspiration, they can think of. But if you ask me to prioritize, then you have to do the full stack. For sure, you have to learn data science. When you say you have to learn the data science, you have to learn how to create the data, how to make the data to be readily used for your model. And you should know, when you're talking about data science, how to create the data model and the problem model from your problem statement. Right. So I believe that is what it is, and then rest when you start doing it, you will learn it, and rest of the skills that you have, you should as a part of your elective, as part of your summer program, those kind of stuff you can plan, and then student can get benefit from those things. बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम लोग उनको इनकरेज भी करते हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट रिज्यूमे वर्दी नहीं होता है. तो आपके हिसाब से एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वर्दी कैसे बनता है, क्या बेंचमार्क होता है?
Correct. You know, it's very relevant question because if you look at most of the student, the project they are focusing on, वो वही पुराना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और होटल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने AI लगा दिया, वो लगा दिया, बट इट्स ए गोइंग ऑन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सो इट्स नॉट गिविंग यू द क्लिसे व्हाट यू नीड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट. सो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एक यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं. जैसे कि आज को अगर मैं आज का संदर्भ दें हम आपको, तो एक जो स्टूडेंट था उन्होंने एक क्लाउड किचन का कंसेप्ट लिया. और क्लाउड किचन इज नॉट अ यूनिक थिंग, राइट, बट द प्रॉब्लम दे वर ट्राइंग टू सॉल्व फ्रॉम द क्लाउड किचन वाज यूनिक. बिकॉज एज एन इंडिविजुअल इफ आई हैव अ स्पेसिफिक डाइटरी नीड and there is a cloud kitchen which can fulfill my dietary need. That is for my meals plan and those kind of stuff. It is going to help me to get same kind of a meal in my home environment, so I don't have to run here and there. So इसमें आपको ये जो देखना है कि अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी उठा रहे हैं, वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आप IoT लगा रहे हैं, आप RFID लगा रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप AI लगा रहे हैं जो टेलीमेडिसिन का काम कर रहा है, या होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए वीडियो एनालिटिक्स से इंसाइट दे रहे हैं. तो कैसे आप जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें भी आप कैसे अपनी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, ये हमें देखना चाहिए. तो अगर इसको हम फिर से एक संक्षिप्त तरीके में बताएं तो आप प्रोजेक्ट उठाएं, लेकिन उस प्रोजेक्ट में आप देखें कि वाइट स्पेस क्या है हमारा जो कि अभी अवेलेबल नहीं है. अगर अवेलेबल भी है तो उसमें क्या कमियां हैं जो अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करें ताकि आपका जो वैल्यू एडिशन है वो स्ट्रेट अवे आपके रिज्यूमे में हाईलाइट होगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू हैव टू पोर्टफोलियो वर्दी काइंड ऑफ अ रिज्यूमे. वंडरफुल, थैंक यू. अब आते हैं हम थर्ड ईयर में. सो अमरीश, हम सभी जानते हैं कि थर्ड ईयर में सब कुछ एक साथ आ जाता है, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट प्रिपरेशन. तो स्टूडेंट को कैसे क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि उनको डिसाइड करना होता है कि उनको फोकस कहाँ पे करना है. हाँ, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है. अगर मैं अपने टाइम पे भी देखूं तो इट्स ए वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, द AI और विदाउट AI. तो मेरे ख्याल से वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच. So internship is must because you are going to get the exposure from the real world environment and it's going to add value to your profile. The other thing is the project. So whatever the idea जो आपके दिमाग में आए during your सेकेंड ईयर और बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, उस प्रोजेक्ट को कैसे आप एक यूनिक प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं. तो इट गोइंग टू हेल्प योर ओन क्रिएटिंग योर ओन पोर्टफोलियो. फिर आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन, क्योंकि ये दो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन अपने आप हो रही है. हाँ, बिकॉज प्लेसमेंट प्रिपरेशन का अलग से क्लासेस होता है तो बच्चों के ऊपर एक और बर्डन होता है. देखिए, हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है जब अलग से क्लासेस तब करनी पड़ती है जब वो शुरू से we are not following the roadmap. Right. If you have the roadmap in place, then placement is a kind of a result of your activities, right? So if you're doing your activities in a right way, you're going to get the placement. So if you are doing right internship, right project, placement is going to come automatically, right? Because this is what it is. But you have to prepare for the examination or placement and other stuff, so that you have to prioritize how you're taking out time. Suppose you're talking about Infosys, they have their own exam, TCS, they have their own exam, so you have to take out some time. Or if you're talking about Meta and other kind of organization, so they have their own way to evaluate you on your DSA and other stuff. So that kind of a thing, you have to put your time on your calendar, but you have to balance out your internship, your project, and the rest of the activity to qualify for those companies, then placement will follow from there. Right. What I mean to say here is that what I can interpret here, that first year, second year, third year, till third year we have to make the students ready for the placement so that they can focus upon internships and projects, right? Absolutely. Because internship and projects is basically going to help them to get the right placement. Correct. Right? So again, it's not a separate kind of a thing. So this is the way we should be guiding the student, right? Student का सबसे बड़ा struggle होता है कि internship चाहिए तो उनको experience चाहिए,
और एक्सपीरियंस चाहिए तो इंटर्नशिप चाहिए, तो ये एक तरह से देखा जाए तो लूप बन जाता है ना। तो अब इस लूप को कैसे ब्रेक किया जा सकता है प्रैक्टिकल लेवल पे? देखिए, आपके जो पहले वाला सवाल था उसमें इसका जवाब है। जो अगर आपने राइट प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं, जो आप अपने पोर्टफोलियो में राइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग अ रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर अ हेल्थ केयर, एंड विच इज अ वेरी यूनिक रिकमेंडेशन सिस्टम विच इज कंबाइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ images, text and audio, video, those kind of stuff to give you a recommendation system, which itself you are, first of all, you are creating your resume a unique one, and then you are automatically getting yourself visible for internship opportunity. The problem happens when you don't have the right projects in your portfolio and you're trying to grab the right good internship, paid internship and those kind of stuff. And then how you're targeting the companies for internship. So when you're targeting, my suggestion is that when you're targeting the internship, please have a focused list of the startup organization where it is easy to get the internship, and the high chances you will get a paid internship, but provided you have the right arsenal in your resume. So this is must. राइट। और एक सीरियस सेटबैक क्या हो जाता है क्या अगर किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप नहीं मिले? क्या उसको रिकवर किया सकता है? ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट को राइट काइंड ऑफ इंटर्नशिप नहीं मिली? देखिए, इंटर्नशिप जो है फ़ायदा आपको तो देता है इन अ टर्म कि यू विल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऐड सर्टेन इंडस्ट्री एक्सपोजर इन योर प्रोफाइल, दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, यू विल गेट टू नो हाउ द थिंग्स वर्क इन इंडस्ट्री एट अ वेरी हाई लेवल अगेन. So these kind of advantages are there, but this is not the end game. Suppose you didn't got the internship, and now we are talking about lot of incubation, startup, and those kind of stuff. And your institution also has got lot of good opportunity in terms of incubation center. So that is the thought I was having. Why we can create a pocket of industries within the institute. So you have your innovation hub for medical sciences. You have your innovation of hub for retail industry. You have your innovation of hub for banking and financial. So this is where the student are getting the exposure, what kind of a real-time problem are happening in medical sciences, in banking industry, in financial and insurance industry, and those kind. So instead of they running to get a opportunity from our industry, if they are getting it, it's good. If they are not, they are available. The enablers are there within the organization, which can boost up their confidence, and still they are worthy enough to get into any placement opportunity. Very nicely explained. I can conclude here कि अगर आपको प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, अच्छे प्रोजेक्ट्स का, तो वो इंटर्नशिप में हेल्प करेगा. दैट वुड क्रिएट अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द इंटर्नशिप. एंड लाइकवाइज इंटर्नशिप्स आपको अच्छी मिल रही हैं तो आप प्रोजेक्ट्स और अच्छा एलैबोरेट कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी एट द लेवल ऑफ placement cell or training cell or the academic organizations, we can encourage students to develop pockets of maybe centers of excellence, maybe industries, so that they can get the real time exposure. Yeah, that is how we should be. We have one big room, we are calling it innovation hub, right? So how you can going to break up the room into different domain of innovation hub. We have already started. And then you have a collaboration with the industries that they are part of your innovation hub. You have all the required infrastructure in place. Industry experts are coming in and helping the student to do their work. And your internship, they are getting the internship done at your institute itself. And in fact, I'll give you an example of Hey EV. That is the company which is being incubated here at United Incubation Hub. And there are 17 to 20 students are already interning. Why don't you replicate this model and get more and more heavy kind of things coming out from your institution, right? Right. And that is the way to replicate it. अमरीश, टेक्निकल इंटरव्यूज सबसे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए. आपके एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो फ्रेशर्स बार बार करते हैं जिसकी वजह से वो ऑफर एंड में लूज कर जाते हैं? करेक्ट. सो जो टेक्निकल इंटरव्यू की हम लोग बात करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि फंडामेंटल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. जो कंपनी हम लोग मतलब इफ़ यू लुक एट एज एन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, हम ये देखते हैं कि बच्चों की बेसिक फाउंडेशन मजबूत है कि नहीं है, फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं है. तो वो बच्चे जब वो इंटिमिडेट तब हो जाते हैं जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा प्रोग्राम दिया कि ये 4 नंबर हैं, इनको आप स्वैप कर दें, और वो उन्होंने नहीं कर पा रहे हैं वो.
या एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लिया कि जो जावा प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें अगर एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो उस एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी, तो उस चीज़ जो बेसिक फाउंडेशन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशंस क्या होता है, तो ये थोड़े से जो इंटिमिडेटिंग इसलिए हो जाते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये जो बेसिक फाउंडेशंस हैं वो ठीक से वो बता नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है उनके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए अपेयर हों, आप अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री वो आपसे एक्सपर्ट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास एक्सपर्ट लेवल का आंसर, अगर आप जानते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं और आपके फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग है और उसको आपने बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। तो इंटिमिडेटिंग तभी हो जाता है जब आप फाउंडेशंस पे नहीं ध्यान देते और एडवांस कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और एडवांस कंसेप्ट बिना फाउंडेशन के बताए नहीं जा सकते, तो इसलिए काफ़ी वो हो जाता है। और उसमें जनरली लोग टेक्निकल इंटरव्यूज़ में अगर बात करें तो जनरली जैसे IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में क्या करते हैं, दे विल आस्क यू टू राइट ए प्रोग्राम। तो थोड़ी हमें प्रैक्टिस भी करके जाना चाहिए कि एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है कि प्लेनड्रॉम क्या होता है, तो उस प्लेनड्रॉम का प्रोग्राम हम लोग लिख लें। तो इस तरीके की चीज़ें हमें थोड़ी सी आइडिया लेके और प्रैक्टिस करके जा। अब आपने लीड कोड में बोला कि आपने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया, और फिर हम लोग जब उससे पूछते हैं आप बताइए कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सॉल्व किया, तो आप वो उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली नहीं बता पा रहे हैं। तो जो आपने कुछ चीज़ें करी हैं उसके फाउंडेशंस, जो आपने कुछ चीज़ें उसमें आउट ऑफ द बॉक्स लिखी हैं, उनकी सारी बेसिक नॉलेज आप रख के जाएँ। तो इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू इज़ द मोस्ट easiest one to come out with the fly color, because it's like a mathematics. If you're adding 2 plus 2, it is 4. So there are no subjective question over there. But the only problem happen when you have written something in your resume and you have not been able to demonstrate, or you have saying कि you have done certain machine learning programming and you are not aware of कि Python में machine learning की libraries क्या होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैथमेटिक्स और टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। इट इज इजी एज वेल एज टफ इफ यू आर नॉट क्लियर विद द फंडामेंटल्स। दैट इज वेरी राइट। अभी तक हमने बात की टेक्निकल स्किल्स की, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंपनीज फोकस करती हैं सॉफ्ट स्किल्स पर, इवन उससे भी ज़्यादा। वो है हमारा ह्यूमन साइड एंड सॉफ्ट स्किल्स। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सर, टीम प्रोजेक्ट्स में अक्सर होता है कि एक बच्चा काम करता है और बाकी सभी लोग सिर्फ नाम के लिए होते हैं। तो कंपनीज कैसे जज करती हैं कि कौन सा बच्चा जेन्युइनली काम कर रहा है, कौन सी टीम जेन्युइनली काम कर रही है और कौन सिर्फ नाम के लिए या क्रेडिट के लिए काम कर रहा है? देखिए, ये तो एक बड़ा फंडामेंटल तरीका है कि एक ही क्वेश्चन आप चारों से पूछिए, फिर देखिए कि चार किस तरीके के जवाब आ रहे हैं, तो कौन जो है जो जवाब उसका सबसे क्लोज टू रियलिटी है और एक्सपेक्टेड आंसर है, तो दैट मीन दैट गाय एक्चुअली हैज वर्कड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप 4 बच्चे हैं तो चारों से अलग अलग क्वेश्चंस। एक्चुअली क्या होता है कि 4 बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन, सम इस जो आप सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं ना, तो इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम एंड दैट्स प्रेवलेंट इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, is your proactiveness or your communication skill or your introvert or extrovert kind of. Suppose I have done a lot in my project, and when customer presentation is happening and then you are part of my one of the member in my team and you are taking lot of speaking, right, but actual work I have done, so somehow I am lacking that kind of a ability in myself to come front and express my views. तो ये भी एक लैक ऑफ स्किल ही बोलेंगे इसको, कि मान लीजिए हमने बहुत कोडिंग करी लेकिन हम पीछे चुप खड़े हैं, हम बता नहीं रहे कि हमने कोडिंग करी। अगर आपने करी है कोडिंग तो आगे आइए, बताइए कि आपने कोडिंग करी है, और जो सवाल पूछे जाएं तो उसमें जैसे मान लीजिए हमने आपसे सवाल पूछा गया कि ये फीचर आपने कैसे टेस्ट किया, तो आपने बोला कि ये टेस्ट हमने हैप्पी सिनेरियो में किया, लेकिन अगर आपने किया तो आप बोलेंगे नहीं, हैप्पी सिनेरियो के साथ साथ हमने सैड सिनेरियो पे भी किया, मतलब एज केसेस पे भी लिया। तो जैसे ही आप एज केसेस की बात करेंगे तो इंटरव्यूअर का ध्यान आप पे जाएगा कि हाँ आपने रियली इसको बनाया है। आउटस्पोकन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये तो इंडस्ट्री के में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग द गुड वर्क एंड क्रिएटिंग द नॉइज ऑफ योर गुड वर्क, then only you will be visible. If you are doing the good work and not
उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक से बता नहीं रहे हैं, तो आपका गुड वर्क ही ले जाएगा और कोई दूसरा एडवांटेज ले जाएगा। तो ये तो एज ओल्ड मतलब प्रॉब्लम है और उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। इसके अलावा मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ नोटिस की है कि स्टूडेंट्स में कभी कभी केवल स्किल गैप ही नहीं होता है, बल्कि दे हैव लैक ऑफ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट में कॉमन मिसिंग ट्रेट क्या है? पहला मिसिंग ट्रेट ये होता है कि दे टेक एवरीथिंग फॉर जस्ट एज अ डिफॉल्ट काइंड ऑफ अ थिंग कि अरे ये तो हो ही जाएगा, इसको हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा होता है कि अरे दूसरा एजम्पशंस की ये चीज़ हमें आती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वो करें, जो वॉक द टॉक वाली बात होती है कि हम रिज्यूमे में अपना वो सब डाल देते हैं जो इधर उधर हमें दिखाई देता है। वी आर नॉट वेरी सेलेक्टिव कि वो हमें आता है कि नहीं आता है। और तीसरी चीज़ें ये होती हैं कि व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड सपोज यू डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू आंसर इट, which is right. somebody which is sitting in other side of the table, which takes it very in a offended way. So we should never at all attempting to the answer of the question where we don't have the knowledge of it. So its best answer is to I don't know, but I will learn and I will if there is an opportunity I can do my best to cover it up. I think because this is the reason sometimes students overrate themselves also, because I have seen recently in an hackathon, suppose there is a team of 4 members, 3 were selected and 1 not, and one was claiming that I have done wonderful job. Correct. So sometimes it happens. Sometimes it happens because you are not been able to represent yourself, Exactly. the work that you have done. So most ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे हैं टेक्निकल वर्क में, लेकिन आप उस टेक्निकल वर्क को देश दुनिया को कैसे दिखा रहे हैं और उसको कितने इफेक्टिव तरीके से दिखा रहे हैं, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं तो मान लीजिए आप जॉब ले लेंगे, मान लीजिए आपने कॉलेज में हैं, आपने प्रोफेसरों ने हेल्प करी, आपने जो लोग थे जो टेक्निकल इंटरव्यू लेने आए वो थोड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने आपका स्किल देख लिया, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे और ये स्किल अपने आप खुद को रिप्रेजेंटेशन की स्किल नहीं आएगी तो आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी कि अदर लोगों की होती है। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्किल को बढ़ाने के लिए एक खास एफर्ट डालें आप। ट्रू। और आजकल एआई के साथ साथ एथिक्स का टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपके हिसाब से एथिकल एआई का रियल मीनिंग क्या है प्रैक्टिकल लेवल पे, और क्या स्टूडेंट को इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर देना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग फंडामेंटल एआई की बात करते हैं, जैसे हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि एआई जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाना चाहिए, तो इसका एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई। So until unless you are not knowing what are the element of responsible AI, so ethic is one of the part of it कि अगर हम AI से कुछ बना रहे हैं तो क्या हम डीप फेक कर रहे हैं या हम कोई सोल्यूशन उठा के उसी के ऊपर कुछ दूसरा सोल्यूशन रख के वी आर जस्ट कॉपिंग दैट पार्ट ऑफ इट, और वी आर मेकिंग आवर सोल्यूशन विच कैन बी ईजिली हैक्ड, और वी आर जो हम अपना डेटा ले रहे हैं ट्रेन करने के पर्टिकुलर सेट के लिए ले रहे हैं और पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन के लिए ले रहे हैं, तो जो आउटपुट आएगा विच इज़ वेरी ऑफेंसिव, तो टॉक्सिटी जो है उसको कैसे रिड्यूस करें। तो जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं आपके, जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रस्ट वर्दिनेस है, हेलुसिनेशन है, बायसनेस है, उसको कैसे आप रिड्यूस करें, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एआई के जो फ्रेमवर्क है उसको बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाएं बच्चों को। Thank you. Let's come to our rapid fire round. Degree or skills? I think both, degree and skill both. Lead code grind, necessary or overrated? Necessary. एक AI टूल जो हर स्टूडेंट को आज यूज करना चाहिए। Whatever you can download in your machine, be it OpenAI, Cloud, Perplexity, anything. Python और JavaScript? Python, my belief. Startup or big corporate to start with for the freshers? Startup because they will give you more environment to learn. एक बुक रिसोर्स जिसने आपका सोचने का तरीका चेंज किया? एडवर्ड डी बोनो, लेटरल थिंकिंग। ओके। एक स्किल जो सबको सीखनी चाहिए थी लेकिन सब लेट रियलाइज करते हैं? एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओह वंडरफुल। एक एडवाइस जो आप अपने 20-year-old सेल्फ को देना चाहेंगे? नेवर get a kind of assumption that you are not able to do anything. There is nothing that you are not able to do. So always believe in yourself. Never
get into a mode that you are lesser than anyone else. So always believe in yourself. Wonderful. Great motivation. Thank you. Thank you so much. We are coming to the end of what has genuinely been an insightful conversation today. मैं आपसे कुछ फाइनल सवाल पूछना चाहूँगी. अगर कोई स्टूडेंट अभी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, अपने हॉस्टल रूम में बैठा है, थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहा है या लग रहा है कि वो पीछे रह गया, so what is the one thing that you want them to do today, not someday? What is that thing? It's never late to start anything, and you always have to remember, well begun is half done. So if you feel there are genuinely good stuff in this podcast, note it down, start it now, and believe me, you will reach there. और जो इंस्टीट्यूशंस या फैकल्टी हमें सुन रहे हैं, आपके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को एक क्या चेंज करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लिए बेटर प्रिपेयर्ड, बेटर रेडी हो सकें? Your relationship between teacher and student, right? Yeah, that It's is no longer I'm teaching you and you are learning it. It's more about the mentoring ship. So it's more the level of discussion the student and the teacher has is more about how we are exactly pinpointing the problem and creating the unique solutions from there. And last but not the least, relationship between you and me as well, as the academia and the industries. That is needs also to very be important. strengthened. That needs to be strengthened, and that has to go right. Yeah. That is very right. राइट. जो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, आप पीछे नहीं हो, आप बिल्कुल सही टाइम पर हो. फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हो. वही डिसाइड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कौन से नहीं. चाहे वो आज रात आप अपना गिटहब रिपोजिटरी बना रहे हो, या फिर आप अपना पहला क्लाउड कोर्स, फ्री क्लाउड कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, या फिर सिर्फ ये लिखना है कि इस सेमेस्टर आप अपना कौन सा स्किल मास्टर करने जा रहे हैं. शुरुआत हमेशा एक छोटे से एक्शन से होती है और वो एक्शन आज आप ले सकते हैं. सो अमरीश सर, थैंक यू सो मच for your time, for your energy and for your honesty. You have genuinely guided all the students of this next generation. And जो भी हमें सुन रहे हैं, thank you so much for being here. Keep learning and keep rocking. Yeah, thank you very much for giving the opportunity, and whatever we have discussed, I believe it's very relevant, the things, the way it is going on. So it's benefit for you to look at it, the podcast, see what the benefit you can get, and be successful in your life. Thank you very much, and Wish you all bless the you best. all. Wish you all the best.